पार्ट व्हीटस्टोन प्रिंसिपल का हमने अभी किरचॉफ के नियम्स फर्स्ट और सेकेंड ला पढ़े हैं। अब मुझे पढ़ना है व्हीटस्टोन प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज 1842 में इंग्लैंड के प्रोफेसर एस.सी. व्हीटस्टोन ने दिया। कब? 1842 में इंग्लैंड के प्रोफेसर एस.सी. व्हीटस्टोन ने दिया। उन्होंने देखा कि एक चार प्रतिरोधों का एक चतुर्भुज की भुजाओं द्वारा चार प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया और उनमें एक विकर्ण में एक कोई सेल लगाया या बैटरी लगाई और दूसरे विकर्ण में उन्होंने गैल्वेनोमीटर लगाया और उन दोनों के वैल्यूज को इतना एडजस्ट, मतलब रेजिस्टेंस है उनके वैल्यूज को इतना एडजस्ट किया कि जो गैल्वेनोमीटर धारा मापी उन्होंने लगाया उसमें कोई भी विक्षेप नहीं हुआ। मतलब इस प्रकार उन्होंने चार प्रतिरोधों की एक व्यवस्था की, किसके रूप में? एक ब्रिज के रूप में। ठीक है। और फिर उन्होंने पाया कि किसी दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है। यही क्या कहलाता है? व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। उन्होंने क्या किया? चार प्रतिरोधों की एक व्यवस्था करी। आप देख लें, उन्होंने चार प्रतिरोध कुछ इस प्रकार लगाए। ये मान लीजिए ये P प्रतिरोध है, ये Q प्रतिरोध है, ये R प्रतिरोध है और ये S रेजिस्टेंस। उन्होंने क्या किया? किसी चतुर्भुज की व्हीटस्टोन प्रिंसिपल किसने दिया था? 1842 में 1842। कब? 1842 किसने दिया था? इंग्लैंड के प्रोफेसर एस.सी. व्हीटस्टोन ने। ठीक है। एस.सी. व्हीटस्टोन 1842 में इंग्लैंड के प्रोफेसर एस.सी. व्हीटस्टोन ने दिया था। उन्होंने क्या किया? देखा कि चार प्रतिरोधों को किसी चतुर्भुज की भुजाओं द्वारा संलग्न किया। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि एक विकर्ण से सेल या बैटरी को जोड़ दिया। पहले विकर्ण में आप ये देखिए, उन्होंने क्या किया? एक सेल या बैटरी जोड़ दी और उसमें क्या? कुंजी केबल लगा दिया। ये ठीक है। तथा दूसरा विकर्ण जो इसका ये है, तो इस विकर्ण में उन्होंने धारा मापी गैल्वेनोमीटर लगा दी और उसको ऑन ऑफ करने के लिए दूसरा स्विच केबल लगा दिया। ठीक है। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी। आपको समझते हैं उन्होंने क्या किया था व्हीटस्टोन सेतु के लिए? 1842 में इंग्लैंड के प्रोफेसर एस.सी. व्हीटस्टोन ने क्या किया कि चार प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज में इस प्रकार, एक समांतर चतुर्भुज, एक चतुर्भुज में, कोई चतुर्भुज आप ले लें, एक चतुर्भुज में क्या किया कि चार प्रतिरोधों को चार प्रतिरोधों की इस प्रकार व्यवस्था करी कि जो उनका संतुलन विक्षेप है उसमें कोई भी विक्षेप नहीं हो, इसमें गैल्वेनोमीटर में। तो क्या किया उन्होंने? देखिए, उन्होंने क्या किया? चार प्रतिरोध लिया इसमें चतुर्भुज में। ठीक है। चतुर्भुज में चार प्रतिरोध लिया और एक विकर्ण में ई मतलब विद्युत वाहक बल्ब या सेल बैटरी लगाया। ठीक है। तो इसमें धारा करंट फ्लो होने लगा। ठीक है। और यहाँ पे इसके ऑन ऑफ के लिए स्विच केबल लगा दिया तथा दूसरे विकर्ण, पहला विकर्ण तो ये बन गया, दूसरा विकर्ण ये। ठीक है। तो दूसरे विकर्ण में उन्होंने क्या किया? गैल्वेनोमीटर अप्लाई किया, गैल्वेनोमीटर लगाया, धारा मापी लगाई। ठीक है। अच्छा। और उसको ऑन ऑफ करने के लिए K2 का इस्तेमाल किया। ठीक। अब उन्होंने PQ/S के मान को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न हो। गैल्वेनोमीटर मतलब यहाँ जो गैल्वेनोमीटर है वो उसमें कोई विक्षेप अर्थात जो धारा है
वो प्रवाहित नहीं हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पी क्यू और आर एस की वैल्यूज को इतना एडजस्ट किया। अब जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तब इस कंडीशंस को हम बोलते हैं क्या, संतुलन की अवस्था। क्या बोलते हैं, संतुलन की अवस्था। हमने कहा इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे I2 धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे I3 धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे I4 धारा प्रवाहित हो रही है। तो जो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से जो धारा होगी जाएगी उसको मैं बोल रहा हूँ कि IG धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, हमने बताया कि एक चतुर्भुज में उन्होंने केवल 4 प्रतिरोधों की व्यवस्था की। 4 प्रतिरोधों के लिए ही ये व्यवस्था होती है। 4 प्रतिरोध चतुर्भुज में लिया था। ठीक है, और चतुर्भुज के पहले विकर्ण में से बैटरी को जोड़ा, दूसरे विकर्ण में गैल्वेनोमीटर को जोड़ा और प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित किया। ठीक है, प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि IG मतलब गैल्वेनोमीटर में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात यहाँ पे कोई विक्षेपित नहीं होती। इसका जो विक्षेप होता है वो क्या होता है, शून्य विक्षेप होता है। इसी शून्य विक्षेप की कंडीशन को हम बोलते हैं सेट संतुलन की अवस्था में। तब उन्होंने पाया कि किसी भी मतलब दो बिंदु, दो क्रमागत या तो आप ऐसा बोले दो संलग्न भुजाओं का जो अनुपात है। ठीक है, क्या दो संलग्न मतलब जिसे संतुलन की अवस्था में, अब सीधा सा मतलब यदि IG में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, संतुलन की अवस्था। यही धारा प्रतिरोधों को हमने इस प्रकार व्यवस्थित किया, इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, तब इस अवस्था को हम बोलते हैं संतुलन की अवस्था। अब यदि सेतु मतलब ये जो व्हीटस्टोन प्रिंसिपल है, मतलब व्हीटस्टोन है, ये व्हीटस्टोन की जो व्यवस्था है, अब यदि वो किस में हो, अब यदि वो संतुलन की अवस्था में, किसमें, जो हमारा ब्रिज है, सेतु है, वो संतुलन की अवस्था में हो, तो इसके दो संलग्न भुजाओं का जो मतलब दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात, दो संलग्न प्रतिरोध सपोज दैट आप PR ले सकते हो, PQ ले सकते हो। ठीक है, ये दो संलग्न भुजाएं हैं, इनका क्या हो जाएगा, आप कैसे समझना है कि दो संलग्न भुजाओं का अनुपात अन्य शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात मतलब रेशियो, यदि मैं बोलूं P/Q तो इक्वल टू R/S, मतलब क्या, P/Q इज इक्वल टू R/S। उन्होंने क्या बताया, सेतु संतुलन की अवस्था में है, यदि सेतु संतुलन की अवस्था में है तो किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का प्रतिरोध, ये देख लें आप, दो संलग्न भुजाओं का प्रतिरोध शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के बराबर होता है, अर्थात P/Q बराबर R/S। देखिए क्या हमने कहा, कहा कि पहले दो संलग्न भुजाओं का अनुपात, प्रतिरोधों का अनुपात, तो अनुपात मतलब P/Q R/S। यही क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि हमने क्या किया कि पहले विकर्ण में E लगाया, मतलब विद्युत वाहक बल सेल बैटरी, तो इसमें I1 धारा प्रवाहित हो गई P के लिए, I2 धारा प्रवाहित हो गई Q के लिए। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ से जो करंट गया इसमें, तो यहाँ से रेजिस्टेंस था। ठीक है, रेजिस्टेंस से यहाँ पहुंचा, फिर इस पॉइंट में अगले पॉइंट यहाँ पे I2 धारा, I1 धारा इसके लिए थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस धारा के मार्ग में कुछ पावर डाला, इसलिए I2, यहाँ से I3 धारा और यहाँ पे I4 धारा पहुंची। ठीक है, अब चूंकि हम पहले विकर्ण में विद्युत वाहक बल सेल बैटरी के लिए कुंजी K1 लगा देते हैं और दूसरे विकर्ण मतलब दूसरे विकर्ण में जहाँ गैल्वेनोमीटर लगा है वहाँ हम कुंजी K2 को लगा देते हैं इसके ऑन ऑफ के लिए। तो फिर हम जब प्रारंभ में K1 को प्रेस करते हैं, ऑन करते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, पूरे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो I1 धारा P प्रतिरोध के लिए, I3 R के लिए, I2 Q के लिए, I5 I4 S प्रतिरोध के लिए पहुंचती। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन धाराओं को इस प्रकार एडजस्ट करना है, इन प्रतिरोधों को इन धाराएं जो प्रवाहित हो रही धारा है, तो इन P Q R S प्रतिरोधों को इस प्रकार एडजस्ट करना है कि इसमें कोई विक्षेप न हो, अर्थात ये संतुलन की अवस्था में हो। ठीक है, अब इसकी हम तो जो संतुलन की अवस्था में होगा, तब संतुलन की अवस्था में क्या शेष मतलब किन्हीं संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। अब आप इसकी प्रूफ पढ़ने, व्युत्पत्ति पढ़ने, तो
इन दोनों मतलब इसकी जो व्युत्पत्ति है हम किरचॉफ के दो नियमों से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो किरचॉफ का नियम होता है, जो बहुत सारे करंट्स, बहुत सारे वायर एक ही पॉइंट पे मिलते हैं तो उनके लिए होता है, और जो दूसरा नियम होता है वो बंद परिपथ के लिए है। तो दोनों चीज इसमें फॉलो हो रही हैं, तो हम दोनों का नियम करके विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ वी कैन गेट एंड वी कैन प्रूव व्हीटस्टोन प्रिंसिपल। ठीक है, आप देख लें हमें क्या करना है। हमने माना कि ये बिंदु बी है, ठीक है। आप देखो तो बिंदु बी पे कई धाराएं मिल रही हैं और इसी प्रकार बिंदु डी पे धाराएं मिल रही हैं। तो जब एक स्थान बहुत सारी धाराएं मिलती हैं तब उस स्थान पे हम कौन सा किरचॉफ का प्रथम नियम, फिर दूसरे केस में जो किरचॉफ का द्वितीय नियम वो किसी बंद परिपथ के लिए होता है, ठीक है, जब धारा और प्रतिरोध के संगत हो और विद्युत वाहक बल, ठीक है, इसके लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, बिंदु बी पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएं। तो आप देख लीजिए, अब मैं प्रूफ कर रहा हूँ, व्युत्पत्ति दे रहा हूँ इस नियम की, ठीक है। तो अब बिंदु बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, अच्छा, बिंदु बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है कि संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब आप देख लो, यहाँ पे बीज जगह ज्वाइंट है, तो यहाँ पे कौन कौन सी धारा मिल रही है, I1 धारा आ रही है यहाँ पे, I2 धारा, और कौन सी धारा, IG, ठीक है, IG धारा। यहाँ पे कौन कौन सी धाराएं मिल रही हैं, I1 धारा, I2 धारा और IG धारा, I1 धारा, I2 धारा और IG धारा। अब मुझे ये जानना है कि जो धारा संधि की ओर आ रही है वो पॉजिटिव और जो संधि से दूर जा रही है वो निगेटिव। तो आप देख लो, यहाँ पे I1 धारा संधि की ओर आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 क्या पॉजिटिव संधि की ओर जा रही है, फिर जो दूसरी I2 धारा है वो संधि से दूर जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, निगेटिव I2। फिर ये धारा ये भी संधि से दूर जा रही है, यदि जंक्शन की ओर, पॉइंट की ओर आ रही है तो पॉजिटिव, यदि उससे दूर जा रही है तो निगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये दूर जा रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, निगेटिव IG। अब सम का जो सम होता है वो क्या हो जाता है, 0, ठीक है। मतलब I1 माइनस I2 माइनस IG इज इक्वल टू 0। समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। अब जो इनका पॉजिटिव निगेटिव का क्रम हुआ कैसे पता चलेगा, यदि धारा पॉइंट की ओर, संधि की ओर जा रही है तो पॉजिटिव, यदि उससे दूर जा रही है तो निगेटिव। अर्थात I1 पॉजिटिव, I2 दूर जा रही है निगेटिव, IG भी दूर जा रही है, इससे देखें डायरेक्शन, ये नीचे की ओर जा रही है, तो ये क्या हो जाएंगी, नेगेटिव, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यदि मैं दोनों नेगेटिव उधर ट्रांसफर करूं तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस IG इज इक्वल टू, सॉरी बस 0 है तो इधर ले जाएंगे तो इस प्रकार हो जाएगा। अब आपको पता है कि जब सेतु संतुलन की अवस्था में होता है तो गैल्वेनोमीटर पे कोई विक्षेप अर्थात कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। क्यों, हमने क्या कहा, हमने संतुलन की अवस्था में इसका जो प्रिंसिपल है उसमें ही बताया कि PQRS को इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि इसमें गैल्वेनोमीटर में अर्थात धारा मापी में कोई विक्षेप न हो, कोई धारा प्रवाहित न हो। तभी यदि कोई धारा प्रवाहित नहीं होती अर्थात विक्षेप शून्य होता है, तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, कि सेतु संतुलन की अवस्था में, ठीक है। तो जब इस अवस्था में होता है तब आपको देखना है यदि संतुलन की स्थिति में है तो धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तब अब यदि सेतु संतुलन की स्थिति में है तो धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, प्रवाहित नहीं होती है। अर्थात IG बराबर 0।
अब आप देख लो, यदि क्षेत्र संतुलन की अवस्था में होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य होगा, अर्थात उस पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसका विक्षेप शून्य, तभी हमारा संतुलन की अवस्था में होगा, अर्थात Ig बराबर 0। अब यदि Ig बराबर 0, तब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, तब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ I1 बराबर I2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये Ig 0 हो गया तो I1 बराबर I2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप देखो, इसी प्रकार सेकंड जंक्शन, दूसरा जंक्शन क्या है, D। कौन सा पॉइंट, D। यहाँ पे भी तीन धाराएं आगे मिल रही हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसी प्रकार। अब आप देख लो, इसी प्रकार बिंदु D पर, कहां पर, यहाँ पर, इस पॉइंट पे, इसी प्रकार बिंदु D पर किरचॉफ के प्रथम नियम से किरचॉफ के प्रथम, अच्छा अब आप देख लो बिंदु D पर किरचॉफ का प्रथम नियम, तो फिर से वही बात कि संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, आने वाली नहीं, संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब यदि वो संधि की ओर आ रही तो पॉजिटिव, संधि से दूर जा रही तो निगेटिव। तो यहाँ पे आप डी पॉइंट्स पे देखो, इस वाले पॉइंट्स में तो कौन कौन सी धाराएं आ रही है, यहाँ पे कौन कौन सी धाराएं चल रही है, I3 धारा, I4 धारा और Ig धारा। ठीक है, तो I3 धारा संधि की ओर जा रही है तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो मैं लिखूंगा क्या, I3 पॉजिटिव, संधि की ओर जा रही। फिर I4 धारा जो है वो संधि से दूर जा रही तो क्या हो जाएगी, निगेटिव, निगेटिव I4। फिर आप देख लो, ये धारा गैल्वेनोमीटर से जो आ रही वो संधि की ओर आ रही तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव Ig इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो I3 प्लस Ig इज इक्वल टू I4। ठीक है, अब आपको पता है कि यदि सेतु संतुलन की स्थिति में हो तो Ig बराबर क्या हो जाता है, 0। यदि संतुलन की अवस्था में होगा तो डेफिनेटली जहां से विक्षेप होगा, जो धारा प्रवाहित होगी वो क्या हो जाएगी, 0। अब यदि वो धारा 0 हो गई तो अपन क्या लिखेंगे, Ig बराबर 0, तब यहाँ से क्या हो जाएगी, ये स्टेप 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I3 इज इक्वल टू I4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। ठीक है जी, 0। अब मुझे क्या करना है, हमने दोनों ज्वाइंट पे फर्स्ट ला अटेम्प्ट किया, अप्लाई किया और ये मुझे प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया कि I1 I2 मतलब इसमें जो धारा फ्लो होगी और इसमें जो धारा फ्लो होगी वो बराबर, इसी प्रकार इसमें और इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो बराबर प्रवाहित होगी। ठीक, अब मुझे क्या करना है, पहले बंद परिपथ A B D A, तब दूसरे बंद परिपथ B D और सॉरी ये पॉइंट C है। ठीक है, दूसरा बंद परिपथ क्या हो जाएगा, B D C B। कौन सा, B D C B। अब मुझे क्या करना है, पहले बंद परिपथ, पहला बंद परिपथ क्या है, A B D A। तो जब बंद परिपथ, तो बंद परिपथ में के लिए कौन सा नियम होता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो अब आप देख लें, तब बंद, अब बंद परिपथ, बंद परिपथ क्या, A B D A, मतलब जिस पॉइंट से आप चलते हैं, जब वामावर्त या दक्षिणावर्त, उसी में फिर पहुंच जाते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट होता है किसका, सेकेंड लॉ का। ठीक है, तो परिपथ A B D A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से ठीक है। अब आप देख लो ABDA, ठीक है, इस बंद परिपथ में किरचॉफ के द्वितीय नियम से।
तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है? किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है कि यदि किसी बंद परिपथ में या किसी बंद लूप में, किसी बंद परिपथ में जो कुल विद्युत वाहक बल होता है वो संगत प्रतिरोध और धारा के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब क्या आपको यहां से देखना है कि संगत प्रतिरोध और धारा का गुणनफल, मतलब अब आप देख लो यहाँ पे पहला संगत प्रतिरोध क्या है? I1P। ठीक है, दूसरा संगत प्रतिरोध धारा क्या है? IG कैपिटल G। यदि मैं इसको गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध मान लूं, तीसरा क्या हो जाएगा? I3 और कैपिटल R। अब इसमें पॉजिटिव निगेटिव, तो विद्युत वाहक बल यदि निगेटिव टू पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव, यदि पॉजिटिव से निगेटिव जाता है तो निगेटिव। ये बात हमने डिस्कशन कर ली थी दिशा निर्धारण के लिए। अब यदि मैं बात करूं करंट की, मतलब डायरेक्शन, धारा की दिशा, तो यदि वो धारा की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो पॉजिटिव और इसके अगेंस्ट जा रहा है तो निगेटिव। तो आप देख लें I1 मतलब A B D A पॉइंट्स में जा रहा, आगे पॉइंट्स में जा रहा, इस पॉइंट्स में जा रहा, तो इसको इस पॉइंट में मिलना चाहिए। ठीक है, ये इस पॉइंट में गया तो इसके बाद इसको इस पॉइंट में आना चाहिए, फिर इसके बाद इसको इस पॉइंट में आना चाहिए, मतलब जहां से चले वहीं पे पहुंच जाए। ये पहला कॉन्सेप्ट होता है। या A पॉइंट से चला तो I1 आगे डायरेक्शन पे जा रहा है तो ठीक है, I1P को मैं पॉजिटिव लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा? I1P। फिर दूसरे टर्मिनल्स पे आप देखें तो IG और कैपिटल G, ये भी उसी डायरेक्शन पे है धारा की दिशा में, तो इसको फिर मैं पॉजिटिव लिखूंगा, तो प्लस क्या हो जाएगा? IG कैपिटल G। यहाँ पे जो कैपिटल G है वो मैं मान रहा हूँ कि इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, मतलब धारामापी का प्रतिरोध है। अब तीसरे एंड से मैं आऊँ तो यहाँ पे मुझे क्या होना चाहिए? ये धारा इधर कंटिन्यू होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए, पर ये अपोजिट है। अगर ये अपोजिट है तो मैं इसको निगेटिव साइन से अप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा? -I3 कैपिटल R इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मैं इसको उधर ले जाके लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? I1P प्लस IG कैपिटल G इज इक्वल टू I3 कैपिटल R। परंतु संतुलन की स्थिति में आपको पता है, परंतु संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में IG बराबर 0। जब 0 की पूरा स्टेप 0, क्योंकि ये 0 हुआ तो मल्टीप्लिकेशन तो ऑलरेडी 0, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? I1P बराबर I3 कैपिटल R। इक्वेशन नंबर 3। ये ठीक है। अच्छा, ये पहले बंद परिपथ के लिए हो गया। अब मुझे क्या करना? दूसरा बंद परिपथ, अर्थात क्या? दूसरे बंद परिपथ के लिए हम क्या लिखेंगे? BCDB। दूसरा बंद परिपथ क्या है? BCDB। तो अब हम लिखेंगे इसी प्रकार बंद परिपथ BCDB में, BCDB मतलब मैं बीच से हूँ तो B की यही कंटिन्यू डायरेक्शन, फिर यही कंटिन्यू डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो BCDB में, तो BCDB में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय। अच्छा, BCDB में किरचॉफ का द्वितीय नियम क्यों लगाता हूँ, प्रथम नियम क्यों नहीं लगा देता हूँ? इसलिए क्योंकि बंद परिपथ है और बंद परिपथ के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? BCDB में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, तो आप देख लो BC, तो B से C की ओर आना चाहिए, तो आप देखो B से C की ओर धारा I2 × Q आ रही है। अब I2 क्यों हम लिखते हैं? क्योंकि द्वितीय नियम जो होता है वो ये कहता है कि धारा और उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, मतलब ये प्रतिरोध और ये धारा इनका गुणनफल, ये दोनों पॉजिटिव। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? I2Q पॉजिटिव। ठीक है, अब आप देखो C से D की ओर आना चाहिए, पर ऐसा नहीं, धारा B से C की ओर जा रही तो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि BCDB, तो B से C, C से D, D से फिर से B में जाना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है। ये फिर क्या हो गया? फिर से निगेटिव। यहाँ पे मैं लिखूंगा निगेटिव I2S। फिर इसी प्रकार इसको ऐसा जाना चाहिए, तो ये अपोजिट आ रही है, ये अपोजिट आ रही है, ये भी क्या हो जाएगी? निगेटिव। तो मैं क्या लिखूंगा? -I
G कैपिटल G इज इक्वल टू 0, तो मैं इसको लिख सकता हूँ I2Q इज इक्वल टू I2S प्लस IG कैपिटल G। अब आपको पता है संतुलन की स्थिति में क्या होता है, संतुलन की स्थिति में IG बराबर 0, तो क्या हो जाएगा I2Q इज इक्वल टू ये I2, यहाँ पे S पे कौन सी धारा बह रही है I4, ठीक है, तो इसको मैं I4 लिखूंगा, ठीक, ये I4, तो क्या हो जाएगा I4 कैपिटल S इज इक्वल, ठीक है, इसको मैं देता हूँ समीकरण नंबर 4, ठीक। अब मुझे क्या करना है, समीकरण 3 भागे 4 कर देना, मतलब समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग दे देना है, ठीक है। समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर, तो आप भाग दे दें समीकरण 3 में समीकरण 4 का। समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है I1P बराबर I3R, तो आप भाग दें, मतलब आप ना भाग दें, इसका डिवीजन करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा I2Q और I4S, ये आ गया। अब आप देखें समीकरण 1 और 2 से, अब समीकरण 1 और 2 से, आप समीकरण 1 और 2 से क्या पाते हैं, I1 बराबर I2 और I3 बराबर I4। जब दोनों बराबर हैं तो हम क्या लिख पाएंगे, इनको हम लिख सकते हैं I1P अपॉन I1P इज इक्वल टू I3R अपॉन I3S, दोनों बराबर, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, यदि I2P अपॉन I2P लिख सकता हूँ, I4R अपॉन I4S भी लिख सकता हूँ, तो I1 कैंसिल, I1 कैंसिल, I3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये देखिए, यही क्या है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, ये प्रूफ हो गया, यही क्या है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, बड़ा सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है। मतलब चतुर्भुज में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अब यदि आपको P Q R 3 प्रतिरोध दिए हो तो आप S की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। यही क्या है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, ठीक।